इन सब के साथ हमने एक आपका लोगो देखा है, दिल है और थोड़ा सा दिल फिर लंबा है। मैं भी जो कपड़े बनाता हूँ वो इतनी खूबसूरत खुदा ने हमें ये जिस्म दिया इसको महफूज रखने के लिए। तो मैं हंसने लगा, बोला हंसने की बात नहीं है। आप यकीन करें मैं रात को तहज्जुद पे उठती हूँ, मैं खुदा के आगे गिड़गिड़ा के रो के आपके लिए बद्दुआ करती हूँ। प्यार यार से, इश्क खुद से और खुद खुदा से, मुझे ये रिलेशनशिप समझ आती है। बहुत गुस्से में है, तैश में रहता है, ये छाप क्यों लगी? फिर शक्ल देखो। आज का व्हाट्सएप विद वेरी फिल्मी का एपिसोड बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि आज हम जिससे मुलाकात कर रहे हैं वो सिर्फ एक आर्टिस्ट या फैशन डिज़ाइनर नहीं, वो एक स्टोरी टेलर के साथ-साथ खुद में एक मूवमेंट है। सोलफुल स्ट्रीट्स ऑफ कराची से लेके टू द रनवेज ऑफ द वर्ल्ड, ना सिर्फ अपने आप को मनवाया बल्कि अपनी छाप छोड़ी। ही इज़ अ रिबेलियन, he is a heritage custodian and he is himself a movement. आज हम मिल रहे हैं one and only YBQ known as यूसुफ बशीर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान। लिटरली मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपका काम देखते आए हैं, आपको टीवी पे देखा है, आर्ट गैलरीज में देखा है, मैगजीन से पढ़ा है। आज एक्सपीरियंस तो मेरा भी डिफरेंट है ना, उम्मीद करता हूँ जितने हमारे आज सामीन और नाज़रीन देखेंगे उनका भी डिफरेंट होगा। अच्छा, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, इस YBQ को हम जानते हैं। YBQ यूसुफ बशीर जो बचपन से थे वो कैसे थे? ज़िद्दी थे, बात मनवानी है या खामोश को? बचपन कैसा? मतलब हम आपके अभी का काम तो हम सब देख रहे हैं। स्टार्ट कैसे था? मैं सबसे बड़ा बेटा था। मेरा एक छोटा भाई है, दो छोटी बहन है। कराची में हम, मेरी पैदाइश कराची की है, तो पहले कराची के स्कूलों में ही पढ़े। फिर 8वीं में चला गया कैडेट कॉलेज, पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज, सर स्टील टाउन। वहाँ तो 5 साल में बोर्डिंग वहीं मैंने गुजारी। और हाँ, मैं अपने दादा को बहुत सबसे ज़्यादा चाहता था। अम, तो इस वजह से हाँ, उन्होंने बहुत लाड किए। मेरे सबसे करीबी दोस्त भी मेरे दादा ही थे। हाँ, तो यहीं उसके बाद फिर कैड कॉलेज से फारिग हुए तो अमेरिका चले गए। फिर मैंने अपनी हर उम्र बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस गुजारे। सारी एवरी डेकेड दैट आई लिव्ड, इट वाज अ ब्लेसिंग। खुदा का शुक्र था कि अभी तक खुदा ने सेहतों में और मोहब्बतों में और एहसान उसका कि इज़्ज़तों में रखा हुआ है। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि हम आपको देखें और आपके लिए जो आवाम आपका काम की पज़ीराई करती है उसी तरीके से वो आपको सहाय, हम काम मज़ीद देखें और हम मज़ीद आपको प्यार करते रहें। बात करेंगे, आप चले गए आला तालीम के लिए नेब्रास्का, वहाँ से आपने फूड साइंसेस किया एंड फूड साइंसेस के बाद आपने हॉर्स ट्रेनिंग्स वगैरह की थी। जी जी। हॉर्स ट्रेनिंग, फूड साइंसेस से फैशन तक का सफ़र, ये कहाँ से कनेक्ट किया? लेकिन मैं जब छोटा तो बहुत शरारती भी था, बहुत लड़ाका भी था। शर्मीला बिल्कुल नहीं था। राइट। अ, और मेरा अपना ही एक रुझान होता था। जब अमेरिका गए तो कैडेट कॉलेज से डायरेक्टली अमेरिका चले गए। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई कि हम कहाँ पहुंच गए, राइट। और पता ही नहीं था करना क्या है। पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली। कैडेट कॉलेज के बाद छुट्टे हम लोग अ, कि वो, तो मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे, मेरे वाले चाह रहे थे। मेरा बहुत कैडेट कॉलेज में मैं एक बायोलॉजिकल क्लब होता था हमारा, राइट। तो उसके अंदर मैं जाके कभी सांप पकड़ लेता था, कभी जाके ये गो पकड़ लेता था, और फिर उनको डाइसेक्ट करना और उनको स्टफ़ करना। आई यूज़ टू डू दैट। तो मेरे वालिद ने बोला इसका हाथ बहुत स्टडी, इसको डॉक्टर बना देते हैं, सर्जन बना देते हैं। लेकिन मुझे तो पढ़ने का शौक ही नहीं था और इसमें तो सिर्फ पढ़ाई थी। तो मैंने बोला ये तो हम नहीं कर सकते। मैथ
जान जाती थी। आर्ट्स का तो दौर ही नहीं था ना, राइट। आर्ट्स की तो बात ही नहीं होती थी, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज 80 से ऊपर आई तो आप समझे कोई ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे, उससे कम आई इंजीनियर हो जाएंगे, उससे कम आई बीकॉम करेगा, यू नो, और अगर उससे भी कम आई तो फिर आर्ट्स वार्ट्स देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो आर्टिस्ट होता है, उर्दू में फनकार हो जाता है, और पंजाबी में वो मिरासी हो जाता है। तो बहुत अरसे बाद पता लगा कि हम वाकई मिरासी हैं, क्योंकि मिरासी तो वो जो मिरास का रखवाला था, हमने तो उसको गाली बना दी, हमें तो मतलब ही नहीं पता था उसका। तो खैर अमेरिका गए, वहाँ कुछ साइंसेस वाले साहब ने बोला भाई और कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ लो, तुम्हें खाने पकाने का शौक है, शिकार का शौक है, मिडवेस्ट जाओगे तो वहाँ माहौल भी ऐसा मिलेगा, आगे हमारी ज़मींदारी भी है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो गए तो इट्स अ गुड मैच। उन बेचारों को क्या पता कि हमारे में प्लान ही कुछ और थे। तो मेरी जो होस्ट फैमिली थी उस वक्त, वो एक रैंच पे रहते थे, और दे वर हॉर्स ब्रीडर्स, अरेबियन हॉर्स ब्रीडर्स। तो मैंने उन्हीं से सीखा, घोड़ा चलाना, घोड़ा संभालना, और फिर वहीं वो शोकेस करते करते मैं अपने कॉस्ट्यूम में करता था। वहाँ पहले मैंने देखा था लोग अरेबियन घोड़े सिर्फ वो अरब कॉस्ट्यूम में करते थे, सही। मैं पटका वटका पहन के, शेरवानी वरवानी पहन के, जोधपुरियाँ पहन के। तो इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट बैक इन अर्ली 90s इन द मिड वेस्ट, वो भी। तो लोगों को बहुत पसंद आया, बोले ये क्या है, तो ये कौन सा डिज़ाइनर है। मैंने, हमें तो पता भी नहीं था ये भी कोई काम होता है, हमें तो दर्जी पता था, नाई पता था, डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट का तो हमें पता ही नहीं था। तो खैर बाद में जब पता लगा, मैंने कहा हाँ हमने किया ये डिज़ाइन, तो वहाँ से मेरी डिज़ाइनिंग करियर शुरू हुआ। राइट। सो जब आपने वहाँ डिजाइनिंग शुरू किया, उसको बाकायदा पढ़ा भी, या जो एक आपके अंदर नेचुरल फ्लेयर है उसको क्रिएटिव रंग देने का, उसी से परसू किया? क्योंकि आपने हॉलीवुड में भी लोगों को ड्रेसेस डिजाइन किए, उनके लिए कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं। देखें, ये एक इट इज़ अ टेक्निक दैट नीड्स टू बी लर्नड। ये एक तालीम है, एक इल्म है। मैं स्कूल से नहीं पढ़ा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई वेंट टू द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। तो मैंने तो गली से सीखा, मैंने क्या कहते हैं, दर्जियों से सीखा मैंने। मेरे एक बहुत ज़बरदस्त एक उस्ताद थे, आर्टीन उनका नाम था, वो आर्मीनियन थे और वो पैटर्न मेकर थे। उनसे मैंने बहुत सीखा। तो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ मुझे लोग मिले जो मेरे उस्ताद रहे, बहुत से मेरे शागिर्द मेरे उस्ताद रहे। तो सीखने का अमल तो जारी है। आई डोंट बिलीव इन अ टीचर हु इज़ नॉट अ स्टूडेंट। तो जब तक आप सांस चल रही है तब तक आप सीख रहे हैं, और सीखने सीखना का अमल चाहिए। चलता रहेगा। हाँ हाँ। अच्छा, मिड 90s था, आपने वहाँ पे हॉर्स ट्रेनिंग भी सीख ली, फूड साइंस भी कर लिया। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान से सब निकल रहे थे, और जो ऑलरेडी वहाँ पे था वो वहीं सेटल हो रहा था। आप पाकिस्तान वापस आ गए और आपने कहा जी मुझे वापस अपने वतन में जाके काम करना है। ये रिबेलियन तो आप हैं, लेकिन ये वाली सोच कि जब पूरा नौजवान तबका जो है वो निकलने की कर रहा है और आप वापस आ रहे हैं, ये क्या कहानी थी? देखिए, एक तो मुझे मेरे दादा बहुत याद आते थे, और उनकी उम्र इतनी हो गई थी कि उन्होंने बोला मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वापस तो आना ही था, क्योंकि घर तो यही था ना। तो मैं लोगों को कहता हूँ जहाँ का बीज होता है वो पौधा वहीं पड़ता है। दूसरा, वहाँ एंगलवुड की मस्जिद थी, जो हमारी वहाँ की जो जामा मस्जिद थी हमारी, उसके अंदर ये था कि पता नहीं खुदा की तरफ से क्या, मुझे मेरी वहाँ एक ड्यूटी लगी हुई थी कि वहाँ जो भी मैयत आती थी उसको मैं गुस्ल देता था। तो मैंने देखा जो भी घर जा रहा ना उस डब्बे में जा रहा, और बहुत अजियत आमोज अमल वो है। क्योंकि पहले आप जाएं सर्द खाने में, वहाँ से बॉडी आती है, आप गुस्ल दें, फिर आप उसको उसमें डालें, फिर वापस सर्द खाने में, फिर उसके बाद वो जाती है, उसकी ऑटोप्सी होती है, उसकी सारी चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं, और फिर वहाँ से कोई आना होता है, उसको वीज़ा लगना होता है, फिर टिकट का, फिर वापस जाएं, और फिर वो बर्फ़ की सिलें, और फिर वापस मुर्दा खाने, और तकलीफ एयरपोर्ट, यार। और वो। मैंने तो एक बोला, मैंने कहा जहाँ मैं मरूँ मुझे वहाँ दफना देना,
और मेरी खबर के ऊपर ना एक ये बड़ का दरख्त लगा देना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं माँ की आगोश में जाऊं और जो दरख्त की जड़ें हैं ना वो मुझे अपनी बाहों में ले लें। दैट्स हाउ आई वांट टू गो। तो लेकिन पता नहीं खुदा का करना था, मुझे यहाँ आना था, मैं वापस आ गया। फिर वो कोई बड़ी बात नहीं थी, घर तो अपने ही आते हैं ना, ये सही कोई सैक्रिफाइस नहीं थी, ये तो मेरी चाहत थी, मैं सही। और कहाँ जाता। अच्छा, अभी आपने बताया घर वापस आना था, अब वापस आए और फिर हम आज कम्यून में बैठे हैं, जो आपने घर के अंदर एक घर बनाया है स्पेशली आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए। जो जब इसका कम्यून बना था, एक एक खुशी की लहर गई थी कि हाँ, अब प्रॉपर आर्टिस्ट को अपना एक स्पेस मिल रहा है। तो ये जो घर वापस आके घर के अंदर एक और अपना घर बनाना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, एक्सपीरियंस जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो सारी मुश्किलात बहुत हसीन लगती हैं, लेकिन कुछ नहीं, इतनी आसानी से नहीं हुआ। वेरी यहाँ ट्रू। यहाँ इश्यूज थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये आपकी नीयत के ऊपर है, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं। अगर पाने की खोज में रहेंगे तो चाहना भूल जाएंगे, तो चाहते रहना होता है। एक चाहते दफा रहे। पा लिया तो फिर चाहत ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अभी अब जैसे आपने बताया कि जब आप काम कर रहे थे, दूसरा बताया कितना मज़ा आया। इसी तरीके से जब हम आपका काम देखते हैं, हमें एक एटलीस्ट मुझे वो लगता है कि एक सिंध की बड़ी स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी दिखती है मुझे। अ, अपनी जो हेरिटेज है, उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं और बनाते आए हैं, तो ये आपकी इंस्पिरेशन रही थी या आपकी ज़िम्मेदारी थी कि मुझे अपना कल्चरल हेरिटेज जो है, उसको ज़िंदा रखना है? देखिए, जिम्मेदारी तो सब पे है। जिस तरह हमसाई की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह हमारे हमारा जो कल्चर है उसकी भी एक जिम्मेदारी है हमारी। हमारा रख रखाव है, इसी तरह हम लोग अपने बच्चों को भी इसी तरह कहते हैं, कोई आएगा तो सलाम करो, बताते हैं ना हम लोग। ये लिहाज है। जी, प्यार तो सभी करते हैं, बिल्कुल। और प्यार कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन लिहाज बरकरार रहना चाहिए। तो कल्चर आप समझे एक लिहाज है, तो हाँ, हमारी जिम्मेदारी है और उसको निभाना है। अम, उसके अलावा सिर्फ सिंध का नहीं, मेरे वालिद का ताल्लुक अटक से है। माई मदर टंग इज हिंदको। माई मदर इज फ्रॉम राजस्थान, शी इज फ्रॉम अजमेर, उर्दू स्पीकिंग। मेरी पैदाइश सिंध की है, दोस्त मेरे आधे से ज्यादा बलोच हैं। तो मुझ में आपको सारे ही रंग दिखेंगे, क्योंकि दीज आर ऑल माई इन्फ्लुएंसेस। तो सारे ही आ गया। अटक, हिंद को, अजमेर से उर्दू, सिंध में आप रहते हैं, सिंधी कल्चर, फिर आपने बलोच फ्रेंड्स बताया, तो वो बलोची कल्चर भी दिखता है आपके काम के अंदर, रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली आपके जो कपड़े हैं वहाँ पे भी वो आता है, दिखने में आता है। तो ये तो एक आर्टिस्टिक पूरा एक चल रहा है पूरा। इस दरमियान एक्टिंग का रुझान कैसे आया आपके पास? देखिए, एक्टिंग तो हम सब ही करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी बीवी नजर आती है, मैं बिल्कुल शौहर बन जाता हूँ। फिर एकदम से मेरी बेटियां आती हैं तो मैं एकदम बाप हो जाता हूँ, मेरी आवाज़ बदल जाती है, मेरा प्यार बदल जाता है। फिर एकदम मेरी वालदा आती हैं तो मेरे कंधे झुक जाते हैं, मेरी जबान बदल जाती है। तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ। मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, और मेरी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि मैं अपने कैरेक्टर में कितना ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ। So if I believe in the character, my performance will be good. If my performance is good, people will start believing me. तो एक्टिंग तो शुरू से ही कर रहे हैं। अब ये मजेदार चीज थी कि खुद को देखना कोई और बन के, ये एक मेरे लिए एक चैलेंज भी था। लेकिन बहुत मजा आया और आ रहा है। सेंटिमेंटल से आपने शायद स्टार्ट किया था। हमने आपको शहजाद रोए की वीडियो में देखा था। जी। वो देखा, नताशा बेग के साथ भी आपने एक म्यूजिकल सोलफुल म्यूजिक थोड़ा सा कि
उसके बाद हमें आपका म्यूज़िक उस तरह से मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आया, जिस तरह नताशा के साथ एक कोलैब करके आपने लेके गए थे। तो हम एक्टिंग तो आपकी देख रहे हैं, दुनियापुर था, कभी मैं कभी तुम में था, अभी शेर चल रहा है, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर खत्म हो गया लेकिन ड्रामा अभी भी है। नूरजहाँ हम देखा, स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस थी आपकी ड्रामों के अंदर, उस पे हम बात करते हैं। लेकिन जो म्यूज़िक है, क्योंकि म्यूज़िक तो कहते हैं कि जी रूह की ग़ज़ा है, तो हम मज़ीद कब देख रहे हैं कि वाईबीक्यू के पास से हमें सोलफुल म्यूज़िक और मिलने वाला है बहुत ज़्यादा? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा। हर चीज़ का एक वक्त है, और उसी टाइम पे ही वही चीज़ होती है। तो आई डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन माई सेल्फ और ऑन टू एनी वन एल्स। वो जैसे आएगा, मेरे पास तो अमानतें होंगी, मैंने वैसी पहुँचानी है आगे। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली, यू डू नॉट स्ट्रेस एनीथिंग ऑन योरसेल्फ। आजकल अगर हम एक जनरल दुनिया को देखें, हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस के अंदर है, कमाने के स्ट्रेस के अंदर है, टैक्सेस पे करने के स्ट्रेस के अंदर है। हम बड़े एक स्ट्रेस ज़्यादा कॉम हो चुके हैं। तो क्या कैसे हम इस सब से बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि हम जितना भी चाहें, अगर मैं अपनी बात भी करूँ या मेरे साथ के जितने लोग हैं उनकी बात करूँ, हमारी डेली डिस्कशन होती है, सैलरी नहीं आई, अभी वो खर्चा आना है, अभी नया टैक्स लग गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तो इस सब से अगर हमें निकलना है स्ट्रेस से, वो हम कैसे करेंगे? देखें, जो आपके नसीब का है ना, कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं है ना, वो कोई दे भी नहीं सकता। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, वो उम्मीद छोड़ देते हैं, तो और जो अच्छे हैं ना, वो उम्मीद रखते हैं। मुझे तो प्रॉब्लम उनसे है जो उम्मीद रखते हैं। ऐसा क्यों? उम्मीद तो कमजोरी की अलामत है। उम्मीद कमज़ोरी की अलामत है। और क्या? व्हेन यू होप, यू नॉट टू होप। वी हमें हैव तो टू। ईमान लाना है भाई, ईमान लाओ, तो ही तुम्हारी परेशानी जाएगी। उम्मीद करोगे तो किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, इंतजार में रहोगे, सहारा ढूंढोगे। उम्मीद एक सहारा है। हमें अपना ईमान मज़बूत ईमान लाओ ना। ये बात जो मैंने की है कि जो तुम्हारे नसीब का है, कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। जो दिन तुम्हारा कब्र के अंदर, वो बाहर नहीं, और जो बाहर वो अंदर नहीं। अगर इस बात पे तुम ईमान लाए, तो फिर तुम्हें परेशान क्यों? मेरे ख़्याल से अगर हम इस पे ईमान ले आएँ और उस पे मज़बूती से डट जाएँ, तो हमारे तो 80% मसले ख़त्म हो गए। ईमान ही तो लाना है, ला रहे बफी, बिना शक। अच्छा, हमने नूरजहाँ देखा, हमने दुनियापुर देखा, परदेस देखा, कभी मैं कभी तुम, अभी शेर चल रहा है, लेकिन आपका किरदार ख़त्म हो गया। ये जो एक तो आपको दिया जाता है टिपिकल वडेरे का किरदार, जो है वो फ्यूडल लॉर्ड है, बहुत गुस्से में है, तैश में रहता है और कहीं न कहीं लड़ाई चल रही होती है उसकी। ये छाप क्यों लगी? फिर शक्ल देखो। तो जैसी शक्ल है वैसे ही काम मिलेगा ना। तो अभी मेरी शक्ल का तुम्हें कितने आर्टिस्ट मिलेंगे भाई? मेरी नहीं, शक्ल आप तो के यूनिक हैं, वो तो तो मेरी आप शक्ल के बहुत सारे गार्ड्स मिल जाएंगे, इसलिए मेरी उनसे बहुत दोस्ती रहती है, ये सारे जितने होते हैं। हाँ। लेकिन अच्छा, अभी हमने शेर देखा, शेर में आपका किरदार तो खत्म हो गया, लेकिन एक जो बाप का रोल आपने किया है, वो क्या था? एक दर्दनाक किस्म का क्या है कैरेक्टर थोड़ा-सा, तो वो उसको हम कैसे किस तरह से उसको कहें, विलन था या हीरो था? शेर-ज़मान क्या था? नहीं, वो एक बाप था जिसने गलतियां की थी, जिस तरह बाकी बाप करते हैं, और एक इमोशनल कैरेक्टर लिखा गया था। और एहसन ने, आई थिंक, मुझे बहुत हेल्प की, उसको उसको निखारने में। एंड बाकी अतीका थी, बाकी सब, सब लोगों ने, आई वाज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम अतीका के साथ भी, दानिश के साथ भी। सो इट वाज ग्रेट वर्किंग। जितने हमारे वो थे को स्टार्स, जितने सारे थे स्टार्स जो थे, उन सब ने भी बहुत मदद की, तभी वो कैरेक्टर जिंदगी में आया, लाइफ आई उसमें। आपका ऑन स्क्रीन टाइम ज़्यादा अतीका ओडो के साथ और दानिश तैमूर के साथ रहा। जी। फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे, तो केमिस्ट्री बिल्ड होने में कितना टाइम लगा? क्योंकि अगेन एक एक परसेप्शन है आपके बारे में कि आपसे जी बात करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आप फ़ौरन गुस्से में लताड़ देंगे किसी को। तो
सेट पे जब आप गए और अतिका, शी इज़ ऑल्सो अ सीनियर एक्टर एंड दानिश तैमूर पे काफ़ी अरसे से हैं। बिल्कुल। तो कैसा एक माहौल बना काम करने का? देखिए, अतीका मेरी दोस्त भी हैं और पहले से थी। तो एक हमारी एक दोस्ती थी, तो एक बेतकल्लुफ़ी भी थी, तो इट वाज़ और अतीका ने मैं समझता हूँ, आई मीन शी इज़ सीनियर टू मी एंड शी नोज़ मोर देन मी इन दिस फील्ड। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, अतीका ने भी। और दानिश वाज़ सो स्वीट, वो तो मुझे वैसे ही बाबा कहता था। तो इट वाज़ बाबा कह रहा था तो अब रह ही क्या गया पीछे। मैं भी उसको बच्चों की तरह रखा था। नहीं, वो तो ऑब्वियसली स्क्रीन ऑन स्क्रीन तो हम देख ही रहे हैं। एंड जैसे हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, लोग इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं कैरेक्टर्स को लेके। बिल्कुल। और अक्सर जो है वो, ज़ाहिर बात है, वो हमारी आवाम भी बहुत मासूम है, बहुत प्यार करने वाली भी है, वहीं भी किसी कैरेक्टर को लेके थोड़ी-सी नेगेटिव पे हो जाती है। तो आपके साथ ये होता है कि आपको रियल लाइफ़ के अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हों कि लोग आपसे आपके कैरेक्टर की वजह से आपको पसंद ना कर रहे हों या थोड़ा-सा इज़हार कर जाएँ किसी चीज़ का? बिल्कुल, ये दुनियापुर का एक इंसिडेंट था। मैं पेशावर में था, किसी घर पे खाने पे गया था, तो उनकी वालदा मुझसे मिली। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी नूरजहाँ में, और लेकिन आपकी बेटी का किरदार अच्छा नहीं था। फिर मैंने कहा जी अच्छा, बस कहानी जैसी लिखी हुई थी। फिर मैंने, लेकिन आपने दुनियापुर में क्या किया? जी मैंने क्या किया दुनियापुर में? तो कोई अपने भाई को कमर में खंजर घोंपता है? तो मैं हंसने लगा, बोला हंसने की बात नहीं है। आप यकीन करें, मैं रात को तहज्जुद पे उठती हूँ, मैं खुदा के आगे गिड़गिड़ा के रो के आपके लिए बद्दुआ करती हूँ। तो मैंने ना, अरे भाई वो तो एक कैरेक्टर था, आप हमारे साथ ऐसा क्यों जुल्म करिए? कहती क्यों, नुमान एजाज मुझे बचपन से बहुत पसंद था। तो हाँ, लोग बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं कैरेक्टर के साथ। एज एन एक्टर मेरे लिए एक ये नो इट्स अनदर स्टार ऑन माय शोल्डर कि मैंने ऐसी एक्टिंग की कि लोग वाकई मुझे इतना बुरा समझना शुरू हो गए। लेकिन भाई तौबा अब मैं नहीं करने लगा ऐसी कुछ चीज़ें। हाँ, लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम देखें, आजकल चैनल्स इतने हो गए हैं, हर एक पे अलग प्रोडक्शन चल रही है और अक्सर ये देखने में आता है जो एक हीरो है या हीरोइन है, वो एक चैनल पे अलग रोल प्ले कर रहे हैं। आप फ़ौरन फ्लिप करें, दूसरे चैनल पे भी उन्हीं का ड्रामा आ रहा है, तीसरे में वो कहीं और कोई किरदार करते हुए नज़र आएँगे। तो आवाम परेशान नहीं हो जाती कि यार किसको किस कैरेक्टर में याद रखना है? और वो एक्टर खुद डेली शूट कर रहा होता है, उसकी शख्सियत पे क्या चाह रहा होता है? देखिए, डेफिनेटली इट्स टेकिंग अ टोल ऑन द एक्टर ऑल्सो। और आवाम की इतनी परेशानी है, यहाँ तक अपनी परेशानी दूर करते हैं और इतना परेशान नहीं होते कि कौन क्या कर रहा है, बस उनको अच्छा लग रहा है और वो बार बार आ रहा है तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये तो स्क्रीन का भी है ना, I mean, जितना आप दिखेगा उतना ज़्यादा वो बिकेगा। लेकिन अक्सर हम कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं ना कि अच्छा कौन-सी कहानी याद रखनी है? मैं कंफ्यूज जाता था। अतीका दोनों में, पैराडाइज में भी और शेर में भी मेरी बीवी बनी है। तो मुझे पता नहीं, याद नहीं रहता था, मैं कभी उनको उस नाम से पुकारता था, इसमें उस नाम से पुकारता था। तो हाँ, ये होता है। अच्छा, एक्टिंग भी है आपका, फैशन डिज़ाइनिंग भी चल रहा है। जी जी। प्यार, फूल, दुआ, ये भी मेरे ख़्याल से लेटेस्ट कलेक्शन जो आपकी गई है वेबसाइट के ऊपर ये थी। तो फैशन और दुआ कैसे? क्या अगर हम बात करते हैं फैशन दुआ है तो जब हम सिलाई या डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे उसको, हमारी अब लफ्ज़ नहीं आ रहा मेरे ज़हन के अंदर, हमारी नमाज़ें हैं, हमारी इबादत है, जो उस पूरे प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं। देखिए, हमारे इंसान में सिर्फ एक ही ताकत है, वो है दुआ की। दुआ नियत है, और दुआ एक इफेक्ट है, उसका एक असर है। और मैंने हमेशा बताया, मैं जो कपड़े बनाता हूँ, ये आई एम इंस्पायर्ड बाय नेचर। और खुदा ने जो भी कीमती चीज़ है ना, उसको बहुत महफूज रखा, उसको छुपाया नहीं, उसको महफूज रखा। अगर छुपा देता तो हम कभी ढूंढ ही नहीं सकते थे। आप सोचें, खुदा अगर कोई चीज़ छुपाए, हम ढूंढ सकेंगे? बिल्कुल। उसने महफूज रखा। तो मैं भी जो कपड़े बनाता हूँ, वो इतनी खूबसूरत खुदा ने हमें ये जिस्म दिया, उसको महफूज रखने के लिए। महफूज रखता है ये आपको नज़रों से और ये आपको असरों से महफूज रखते हैं ये कपड़े, इसीलिए हैं। और टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस,
आपकी सतर भी ढकी होनी चाहिए। ये अगर कपड़े उतार दूं तो बहुत आसानी से चीज़ें बिकें। बिल्कुल। इंसानी जिस्म से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई चीज़ नहीं ना, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो वो तो आप लेकिन आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग द स्किन, आई एम इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग अ वांट। I make clothes that protect and not hide. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ऑब्वियसली हम यू आर लाइक ब्रिंगिंग नेचर का सब कुछ हमारे पास, उसमें हेरिटेज भी आता है और अर्थ टोन्स भी हमें मिलते हैं। कपड़ा भी हमें जो है वो खुला, हवादार, जो मैंने आपके अब तक कपड़े देखे हैं, पहने हैं और दूसरों पे देखे हैं, एक लिबास हमारा बड़ा ढीला-ढाला सा अच्छा-सा होता है। इन सब के साथ हमने एक आपका लोगो देखा है वेबसाइट के ऊपर, दिल है और थोड़ा-सा दिल फिर लंबा है, उस लोगो के पीछे क्या कहानी है? ये बहुत साल पहले मैं एक स्क्रिबल कर रहा था, ये है। बहुत साल पहले मैंने एक स्क्रिबल किया, तो एक साइड पर मैं उसको फ्लिप किया, बड़ा मज़ेदार सा दिल बना। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो दिल भी है, नेज़ा भी है, पता नहीं क्या है, ये खूब अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको कहना शुरू हो गया कि ये मोहब्बत का निशान है, मोहब्बत का निशान। और मोहब्बत खुदा ने बनाई। तो इन द नेम ऑफ गॉड मैं इसको कहना शुरू हुआ। जब इसको करीब से देखा तो ये दो चेहरे नाक से जुड़े नजर आए। तो पता लगा अगर आपको अपनी आना के बारे में पता है तो पीछे तो सिर्फ प्यार रह जाता है। सही। और लव इज फ्रीडम, सो यू सी टू लव बर्ड्स टुगेदर, ऑल द आंसर्स lie in love, so it's also a key. It's the backbone attached to the cerebellum. तो बहुत सारी चीज़ निकली, और फिर एक दिन उल्टा देखा तो पता लगा ये तो मीनार गुंबद बन गया। अरे! तो मैंने बोला अरे, ये तो प्यार था, ये किसका, ये कारोबार कैसे हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकली। तो कुछ साल पहले मेरे पास यहाँ एक एस्ट्रोफिजिस्ट आए। उन्होंने बोला ये किसने बनाया? मैंने बनाया, जर्मनी से आए थे। तो बोले इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्मुलेशन क्या है? मैंने बोला जो आपने पूछा मुझे उसकी तो इंग्लिश समझ नहीं आई है। हमने तो वैसे ही बनाया, तो ये हो गया, हमने उसको फ्लिप किया और ये हो गया। और मैंने अपनी पूरी ये दास्तान जो मैंने आपको सुनाई, मैंने सुना दी, कि मैं तो अपने आप को बड़े फिलोसफर समझ रहा था कुछ। तो उसने बोला you're calling it in the name of God. It's not in the name of God, it's the thumbprint of God. What's the thumbprint of God? कहते हैं गूगल करें आप। तो मैंने गूगल किया, तो you can also Google and see, I'll have to Google it. and you will see the similarities of this and the thumbprint of God. तो ये आप गूगल करें। हम भी गूगल करेंगे और ऑब्वियसली जो लोग देख रहे होंगे वो भी गूगल करेंगे, क्योंकि जनरली कुछ लोगों से जो रह जाते हैं, ये उनमें से एक है जो देखिए, कह आइडिया सकते ना हैं। किसी की बाप की मिल्कियत नहीं है। आइडिया इज एन एनर्जी। बिल्कुल। आपकी यानी कि आपकी टाइमिंग सही है ना, तो आपका कुंडा लग गया, फ्रीक्वेंसी आपकी सही है तो फ्रीक्वेंसी मैच। तो मैंने अभी सोचा 25 साल पहले, और मुझसे 50 साल पहले कोई और सोच चुका था। अच्छा, अगेन एक ये भी एक आर्ट ही है जो आपने क्रिएट किया, उस आर्ट को लोगों में लेके आए। इससे पहले भी जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका आर्ट की बात करते हैं, वोग, नेशनल ज्योग्राफिक ने आपका काम पब्लिश किया था। उसके बाद आपने इंटरनेशनल रनवेज भी किए हैं, काम भी लेके गए हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के ऊपर जाने का आपका कुछ इरादा, कि इस सब काम को, हेरिटेज को, आर्ट को डॉक्यूमेंट करें प्रॉपर एक तरीके से? Well, I have couple of 100,000 photographs that I've taken of my documentary series, of my travels, of different things. And recently also I'm working on another book, hopefully. तो मेरे एक तो पुराने बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, और ये कुछ नए चुने हैं, वो भी रह गए हैं, वो भी करने हैं। तो yes, I've been documenting for a very long time, and my mode was photography. लेकिन जब ये बात की थी, चेहरे से अब बहुत क्राफ्ट एक लुक है। पोइट्री एक बहुत सॉफ्ट एलिमेंट है, बहुत अंदर से निकल के आता है। वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले मैं अपने आप को पोएट नहीं कहता, क्योंकि ये एक इल्म है, मैंने ये इल्म सीखा नहीं है। हर लफ्ज़ का एक वज़न है, और फिर उसका एक मुताला है।
मेरा इतना कोई मुताल्ला भी नहीं है, और ना मुझे वज़न का पता है, और ना मुझे कोई वज़न का, इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। तो अब मैं अपने आप को क्लेम नहीं करता, मैं एक पोएट हूँ। मैंने हमेशा अपने आप से सवाल किया और मुझे जवाब अपने अंदर मिले, और जब मैंने सवाल किया मैंने लिख लिया। जिस तरह आपसे बात हुई, कोई मुझे चीज़ रुकी मैंने लिख ली, फिर मैंने उसमें गौर किया, तो उसमें मुझे बहुत सारे जवाब मिल गए अपने। तो मेरा तरीक़ेकार यही रहा है, और जैसे वो जवाब आते हैं, जिन लफ्ज़ों में आते हैं, वो मेरे पास अमानतें होती हैं, मैं लिख देता हूँ और उसी तरह पढ़ देता हूँ। सही। तो मैं अपने आप, हाँ, मेरे खुदा बख्शे मेरे मामू थे, वो शायर थे, हकीम नासिर। उनकी बहुत मशहूर गज़ल थी, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। तो मेरे मामू थे, तो वो शायर थे। मेरे नाना शायर थे, बहुत बहुत पाए के। लेकिन मैं अपने आप को शायर न क्लेम करता हूँ, न कहता हूँ। मैं तो अमीन हूँ इन अल्फाजों के जो मेरे पास आए हैं, और उसको आप आगे। और आगे जैसे होते हैं मैं बता देता हूँ। अमानत है ना मेरे पास, मैं रोक तो सकता नहीं। सो कभी सोचा ही, जो जिसका जैसा आप बोल रहे हैं, आप अमीन है, इसको एक कहीं मजमूए के अंदर लेके आए, उस मजमूए को आवाम तक पहुंचाया जाए? सोचा तो बहुत बार है, अभी तक किया नहीं। ये पूरी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल है कि कुछ सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो पब्लिश नहीं की। तो क्या हम नियर फ्यूचर में देख रहे हैं कि कुछ हम आए? क्या पता, हमें कल का नहीं पता। आप मुझसे इतनी अगली बात पूछ रहे हैं। तो आवाम पढ़ना चाहे कि कहीं सब कुछ एक जगह मौजूद हो। आ जाए, बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आ जाए, सारी किताबें उससे तो पढ़िए। सुनने में तो एक अलग ही वो एक जो लुत्फ आता है, वो आपको सुनने में तो हर कोई चाहेगा कि आप बस कम्यून के अंदर महफिल सजाएं और हम बैठे हुए हों और हम सुन रहे हों। अरे भाई, वलीमा थोड़ी है, जिसका जब दिल आ जाए वो आ जाए, और ना यहाँ आने पे रोक है, ना जाने पे टोक है। तो जब आपका दिल आए आप आए, और जो भी यहाँ आता है, हमें नहीं पता किस नीयत से आता है, लेकिन हमारा काम ये, कोई दर पे आया है तो उसको बिठाना जरूर है। उससे पूछे भाई, हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए, तो हम वो कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की फैशन डिजाइनिंग की, और एक चीज जो हम आपके डिजाइनिंग देखते हैं कि कवर्ड होते हैं पूरा। लेकिन पाकिस्तानी फैशन जो है आजकल, वो कपड़ा कम से कम होता जा रहा है। फैशन कहाँ गया? देखें, स्किन सेल्स, जिलेट के इश्तिहार में भी औरतों की टांगे दिखाते हैं, हालांकि मैं किसी औरत को नहीं जानता जो जिलेट से टांगे शेव करती हो। तो इट सेल्स ना, सेक्स सेल्स, इट सेल्स वेरी इजी। और आई एम नो वन टू जज। अगर किसी ने अपना वो चूज किया है, सो इट्स देयर चॉइस। आई एम नो वन टू जज द पर्सन हु इज वेयरिंग इट और द पर्सन हु इज मेकिंग इट। मुझे अपने काम से ताल्लुक़ रखना है भाई। मैं अपने काम को कैसे निखार सकता हूँ, कैसे अपना अच्छा कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, मेरा वो काम है। मेरा काम तनकीद का नहीं है, ना मेरा काम जजमेंट का है। फिर जज सिर्फ खुदा की ज़ात कर सकती है, हम कोई नहीं है जज करने वाला। आप कलंदरों के साए के नीचे बैठे हुए हैं, क्यों मैंने चादरें टांगी? इनको गए हुए भी 800 साल, 1000 साल हो गए। और अब यकीन करें, मैं इनके मज़ारों पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इनके मज़ारों का बिजनेस बन चुका है। कोई कच्चे धागे बेच रहे हैं, कोई चादरें, और कोई फूल। लेकिन जो इनके मसलक के नहीं, जो इनके मजहब के नहीं, इनके रंग नस्ल के नहीं, इनकी जुबान के नहीं, वो भी आगे वहां माथा टेक रहे हैं, अपनी जेबें उल्टा रहे हैं। ये वक्त के फकीर थे। और फिर मैं वक्त के बादशाह, जो सबसे ताकतवर लोग थे, उनको देखता हूँ। उनकी कब्रों में लोग सेल्फी ले रहे हैं। मैंने किसी को रोते गिड़गिड़ाते उनके लिए दुआ वहाँ नहीं करते नहीं देखा। देखा। इतने ताकतवर लोग थे ना। पता है, वो जज करते थे और ये जज नहीं करते थे। इनके दर पे जब तवायफें आती थी तो अपनी नजरें नीची कर लेते थे। ये उनको माँ बहनों का रुतबा देते थे। ये उनको जज नहीं करते थे। ये उनके मोहल्लों में घुंघरू बांध के नाचते थे, ताकि लोग उनको बुरा ना समझें। तो लोगों ने उनको, तो खुदा ने उनको ताहयात जिंदा रखा। और जो सबसे ताकतवर थे, वो वो गायब। जज करते थे। कोई नामो निशान नहीं। उनकी आल औलाद भी उनकी खबर पे दुआ के लिए नहीं जाती। आपने भी जिक्र किया कि जाकिर घुंघरू बांध के भी नाचे हैं, तो एक वो सच्चाई थी उनकी अपनी। आपने भी बैले सीखा,
पहले क्या? आपने काफी इंफॉर्मेशन हासिल की मेरे बारे में। देखो बहुत सी चीजें फेसबुक पे नहीं, इनको छुपा रहने दो। नहीं, ये तो मेरी इनको खाला से क्यों पता चला था मुझे। निकाल। ये मेरी खाला से पता चला था। मेरी खाला आर्टिस्ट थी, आर्ट्स काउंसिल के अंदर। देन काफ़ी दफ़ा अब ज़िक्र में आया, तो ये चीज़ें तो कुछ वहाँ से भी पता चली। चलें, इसको काट देंगे। नहीं नहीं, एक एक यू नो मैंने एक पूरा इसके ऊपर एक मुकालमा लिखा है कि हर चीज तो नाचती है, एवरीथिंग डांसेस। बच्चा खुश होता है वो उसको नाचता है, उसको किसी ने नहीं सिखाया। बिल्कुल। हवा चलती है पत्ता नाचता है। नो था पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हर पत्ता नचदा है। बस। बुल्ला नचे अर्श ते थल्ले नचदे लोग, दिल वाले ते सच्चे नचदे भावें खुशी या सोग। तो नाचना तो एक एक वो है, इट्स अ नेचुरल थिंग। हर चीज, हम हाथ की मूवमेंट, इवन आप नमाज देखें, ये शुक्र का नाच है, पूरा कोरियोग्राफ्ड है। हमारे पूरे जिस्म के लिए इसमें तवानाई आती है, हमारे स्ट्रेचेस हैं सारे, हमारे जोड़ों के लिए, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे बाजुओं के लिए। और स्पेशली जो एक्टिंग कर रहा है उसके लिए तो खास तौर पे नमाज है। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। कॉल टाइम आपको पता है, स्क्रिप्ट आपको मिली हुई है, डायरेक्शन आपको मिल रही है, कॉस्ट्यूम डिजाइंड है, कोरियोग्राफी हुई हुई है, एंड यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस नोबडी कैन सी। एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आंखें भी खुली हैं और कान भी खुले, which means you have to be aware of the surrounding and not be affected by it. मैं अपने कैरेक्टर में हो रहा हूँ, वो पॉली वाला शोर कर रहा होगा, नाम ले रहा होगा, मैं देखूंगा ही नहीं उस तरफ। और जितने आप अपने कैरेक्टर में हैं, तो जिसने अपनी नमाज परफेक्ट कर ली, उससे अच्छा एक्टर कौन होगा? अब कहते हैं, खुदा से मांगो, हम रो रो के मांग रहे होते हैं, ऐसी शक्ल बना लेते हैं, एक्टिंग है ना, व्हाट इज दिस? तो आप अपने जो एक्टर्स हैं, मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि जस्ट अपनी अपनी नमाज परफेक्ट कर लें, तो आपसे अच्छी एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकती। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट वाक़ई मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैंने कभी इस तरह से इसको सोचा नहीं था, और एक अब मेरा थोड़ा-सा ज़ाविया बदलेगा सोचने का भी। लेकिन जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, हम एक्टर की बात करते हैं, इनका एक अपना एक सच्चाई की बात करते हैं, फिर सामने आता है सोसाइटी के नॉर्म्स। आर्टिस्ट की सच्चाई, सोसाइटी के नॉर्म्स कैसे साथ में चल सकते हैं? देखिए, हर का सच। और आप कसम खा सकते हैं आपके सामने एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बात कर रहा है, और मैं कसम खा सकता हूं मेरे सामने कोई सफेद दाढ़ी वाला आदमी बात नहीं कर रहा। मैं भी सच बोल रहा हूं, आप भी सच बोल रहे हैं। हम दोनों का सच हक बनता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हक सिर्फ हकदार के लिए, ना हक के लिए हक नहीं। हम लोग मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया, लगाया। सबको पता था खुदा का सच्चा आशिक है, सूली चढ़ा दिया। तो है अनल हक हक, है अनल हक हक पर कहनी न थी, यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। हक सबके लिए नहीं। इसी तरह इज्जत भी, हम लोग इज्जत भी बेइज्जत लोगों से जाके मांगते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि उसने इज्जत नहीं दी। बाबू उसके पास थी नहीं, क्यों देगा, कैसे देगा? हमें बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो वहाँ तो आबरू ही नहीं थी। तो भाई, अब बहुत बेइज्जत आदमी हमें हमें बेइज्जत कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको इज्जत कैसे देगा? उस गरीब के पास है ही नहीं। अगर आपके पास कोई थी तो आप थोड़ी दे आते उसको। आप नाराज हो क्या आ गए? अच्छा, आर्ट अब तो हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत पज़िराई मिलना शुरू हुई। वही 90s की बात, आर्ट बिल्कुल एक निचले तबके पे था, कोई इसको इतना गर्दानता नहीं था, अहमियत नहीं थी। आर्ट्स का, और आर्ट्स को लेके एक रूहानियत जो होती है, इसका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है? देखिए, आर्ट ना हम लोगों ने ये बना दिया था एक हवा के अमीरों का है, उनके घर में पेंटिंग और स्कल्पचर्स होते हैं। किसी भी चीज को प्यार से देखो ना, खूबसूरत दिखती है। बिल्कुल। हर खूबसूरत चीज आर्ट है। ये बाहर जाओ ना, एक रिक्शे वाला होगा, कमीज ऊपर करो, नीचे नाड़ा भी रंगीन पहना होगा उसने, वो भी आर्टिस्ट है। प्यार से बांधा ना उसने, चुना जाके नहीं ये पुमड़े लाल लाल रंग के हो, नहीं पीले वाले नहीं चाहिए, वो दुए दे यार। यू नो तो दैट्स, आप प्यार से कोई भी चीज देखें, खूबसूरत देखेगी तो चीजें प्यार से देखना शुरू हो। खुदा मुसव्विर है ना,
उसने कोई भी चीज बदसूरत नहीं बनाई। आप खूबसूरती से देखना शुरू हो। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू व्यू। सही। अभी आपने मैंने आपको इससे पहले एक बात बताई थी नमाज की। आपने एक मुख्तलिफ व्यू से वही बात देखी और आपको एक और चीज उसमें नजर आई, देखी। तो इसी तरह आर्ट है। मेरी नाक टेढ़ी है ना, इस तरह बचपन में बहुत लड़ा, सही। गेम्स खेली, फिर टक्करें लगी, टूट गई, टेढ़ी हो गई। अब हमारे सारे दोस्त कहते हैं इसको सीधा करवा लेते हैं। मतलब सीधा कैसी होगी? बोले यहाँ से काटेंगे, जलाएंगे, घिसेंगे और फिर सीधी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने कहा आपने इतना बता दिया, मैं पता लग गया, हमने तो नहीं कटवाना ये सब कुछ। स्पेशली अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ब्रीथिंग की। तो मैंने बोला अगर मैं इसको सीधा कर दूं बगैर काटे तो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इस तरह करेंगे, वो थोड़ी देर होगी फिर टेढ़ी हो जाएगी। हाँ वो फलाना आप खाएंगे और इसको इस तरह आप टेक देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको यहाँ खड़े खड़े अभी सीधे करके दिखा देता हूँ। बोला कैसे? आपको करके दिखाऊं? टेढ़ी है ना, सीधी करूं? हो गई सीधी। चेंज योर व्यू, बिल्कुल। दैट्स ऑल। क्यों अपनी नाक कटवाऊं? तो हम लोग जब व्यू चेंज करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं कि जो हम देख नहीं पाए थे पहले। सही। यू नो, ये औरतें नहीं होती, बोलती इस एंगल से लें। एंगल, हमारा ये एंगल है। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, मतलब हम देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, चीज देख रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी आपके साथ लिंक करता है कि सुकून की तलाश, ठीक है, और एक सोसाइटी का करता है मोहब्बत की तलाश। अब हम अपना व्यू पॉइंट चेंज कर रहे हैं, हर चीज में आर्ट भी देख रहे हैं। तो जब हम अपना नजरिया बदल रहे हैं तो हमें देखना क्या चाहिए, सुकून या मोहब्बत? क्योंकि है तो दोनों उस दुनिया के अंदर। देखें, तलाश खुद की और तलाश खुद से। मोहब्बत, ये सारे सीजन्स हैं, आते हैं जाते हैं, कम होते हैं बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसकी बरक्स करते हैं। जो चीज़ होती है ना, हमारे पास खुशी आती है ना, तो हम घबरा जाते हैं, खुशी को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं। और जब गम आते हैं तो हम आंसू पोंछ लेते हैं, हम आंसू नहीं बहाते। तो कमजोर आदमी रोता है। गम आया तो गम करो। जब दिलेर होना होता है तो बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं और कहते हैं हम तो इतने डरावने हैं, हमें क्यों डर लगे। और जब दिलेर होना हो तो बिल्कुल डर जाते हैं। और जब डरना हो तो मूछें रखते हैं, तो अपने आप को दिलेर समझते हैं। तलाश, ये मौसम है, इनकी तलाश नहीं है। ये आएंगे आपकी जिंदगी में लहरों की तरह। तलाश सुकून की है। तो सुकून आपका खुशी में है, जो आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। सुकून आपका आंसुओं में है, जो बह नहीं पा रहे हैं। सुकून आपका डर में है, क्योंकि मकाफात अमल है। और सुकून आपका दिलेरी में है, क्योंकि जो आपके नसीब का कोई ले नहीं सका। अभी आपने एक बात की कि हम आंसू छुपा रहे हैं और कमजोर आदमी रोता नहीं है। आदमी हमारे, ताकतवर आदमी नहीं रोता, ये हमें बताया जाता है। बताया जाता है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर एक आदमी, एक मर्द को भी कहा जाता है रोते नहीं है। मर्द क्यों नहीं रो सकता? मतलब क्या मर्द को रोना मना है कहीं पे, या उसके जज्बात नहीं होते? हम किनको अपना एग्जाम्पल मानते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अली को, हमजा को, उमर को, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उस्मान को। ये हमारे वो है ना, द पीपल वी लुक अप टू और वी आर सपोज टू। इन सब की दाढ़ियां तर रहती थी आंसुओं से। मर्द वो थे क्या हम हैं? ते- हम तो एक झूठी अना के पीछे हैं। सब झगड़े अना के होते हैं, सब झगड़े अना के होते हैं। लोग कब कहाँ किसी के होते हैं। क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे, उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। सब झगड़े अना के होते हैं। अना ही अपनी नहीं है। ये चीज अच्छा, जिंदगी भी एक सफर है जिसमें हम खोज भी कर रहे हैं, सुकून भी ढूंढ रहे हैं, झूठी अना पे भी चल रहे हैं। सफर जो है वो जब एक मकाम पे पहुंचता है
तो वहाँ से एक नया सफ़र शुरू होता है कि एक नया सवाल शुरू होता है? ये आपके ऊपर है। मैं तो इसको एज़ अ छुट्टी देखता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी आखिरी वेकेशन है इस जिस्म में। खुदा ने मुझे सारे सेंसेस दे दिए। मुझे पता है मुझे क्या चीज़ खूबसूरत दिखती है। सही। मुझे पता है मेरे कौन से सुर मेरे कान को जचते हैं, कौन सी खुशबू, कौन सा जायका, कौन सा टच। मेरे पास ये सारे सेंसर्स हैं। हम जब छुट्टी पे जाते हैं तो क्या करते हैं? कम सोते हैं, ज़्यादा जागते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ की रीत अपनाने की कोशिश करते हैं उसी तरह। कभी स्वास्तिका करते हैं, कभी नमस्ते करते हैं, कभी हेलो करते हैं। उनकी ज़बान बोलने की कोशिश करते हैं। पूरा वो एक्सपीरियंस लेने की कोशिश वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। क्या छुट्टी पे आए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है हमने। खामखा टिकट लग गया, हमें डिपोर्ट कर दिया, बेइज्जती हो गई, ये नहीं होना चाहिए ना। फिर उसके बाद जो चाहने वाले उनके लिए शॉपिंग करते हैं, चीज़ें लेते हैं, फिर घूमते हैं, हर चीज़ देखते हैं, चीज़ें ट्राई करते हैं, सीखते हैं। हर वक्त हमारा वक्त बहुत कीमती होता है वो हमारा। हम छुट्टी पे आए हैं तो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करना है। सोते तो रहेंगे, हुँ, जब घर जाएंगे तो सो जाएंगे। तो ये जिंदगी क्या है? ये मेरे लिए छुट्टी नहीं है क्या? ये मेरी आखिरी छुट्टी है। तो मैं इसको पूरा ना जीऊं, बिल्कुल। तो मैं इसको वैसे जीना चाहता हूँ। अच्छा, ये बड़ा आपने एक स्पिरिचुअल चीज़ बताई है कि हम लोग इसको इस तरीके से ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखें तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, खुल के जी भी सकेंगे और अच्छे से जी भी सकेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपने ज़िक्र किया था आप बड़े बचपन में शरारती होते थे। हम्म। ठीक है, फिर आप पढ़ने गए बाहर, हॉर्स ट्रेडिंग करते, फैशन पढ़ते। ये स्पिरिचुअलिटी तक का आपका सफ़र आया, एक शरारती बच्चा, लड़का और फिर इतना ठहराव एक ज़िंदगी के अंदर। ये कैसे हुआ? देखिए, थ्रू आउट आई वॉज कनेक्टेड इन द कैरेक्टर आई वॉज इन। It was not, if I did not believe in the character, I would not have been the person that I am today. और उसको शेप करने में मेरे माँ बाप का, मेरे दादा दादी का, मेरे नाना नानी का, मेरी परदादी का, मेरे बहन भाइयों का, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे दोस्त अहबाब का, मेरे कॉलीग का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। इंसान ऐसे नहीं कुछ बन जाता। उसको मिलते हैं बहुत सारे हसीन लोग उसकी ज़िंदगी में, जो उसको तबाह बर्बाद भी कर देते हैं और उसको शादो आबाद भी कर देते हैं। तो अब बिल्कुल मैं तो उन्हीं लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे सिखाया। और आज आप आगे क्या लोगों को, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपसे सीखने वाले बहुत हैं, आपको देखने वाले बहुत हैं, उनको क्या आप सिखाना चाहेंगे? कोई एक चीज़। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप ये आपकी चाहत होनी चाहिए। आप क्या सीखना चाहते हैं, और जितना ज़्यादा सीखना चाहते हो उतना ज़्यादा सीखें। क्योंकि अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आपने जीना छोड़ दिया, और आपने जीना छोड़ दिया तो फिर रह क्या गया? अच्छा, एक चीज़ और इसी चीज़ के ऊपर कि जीना छोड़ दिया तो क्या हो गया? एक चीज़ आप और बोलते हैं कि सबको मोहब्बत की ज़बान आनी चाहिए। मोहब्बत की ज़बान हम कैसे सीखते हैं? प्यार से। यार क्या सुना, हम तो गुस्से में इतने रहते हैं एज़ अ नेशन, एक्सट्रीमिस्ट नेशन है हम, बात-बात पे तो गुस्सा आ जाता है हम लोगों को। देखिए, गुस्सा कमज़ोर आदमी की अलामत है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब भी आता है। लेकिन वो मेरा सबसे वीक टाइम होता है, जब मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। सबसे कमज़ोर वक्त होता है जब मुझे गुस्सा आता है, वरना तो मैं बहुत संभला रहता हूँ। तो बहुत गुस्सा करने के बाद ये पता लगा कि बिल्कुल नाकामी की निशानी है। और सवाल क्या था दोबारा से वो? मोहब्बत की ज़बान। मोहब्बत। देखिए, प्यार के लिए मैंने हमेशा कहा, प्यार के लिए ना एक यार दरकार है। ये क्या दरकार है? यार वो इंसान जो आपको जज ना करे। लेकिन अगर आप आजकल का ज़माना देखें, मैं आजकल की बात, मैं यार की बात कर रहा हूँ। यार आज शुरू से आखिर तक यार यार है। यार तो प्यार के लिए यार दरकार। नहीं, प्यार वो इंसान उस इंसान से प्यार करता है जिस पे शक नहीं करता, जो उस पे भरोसा करता है, जो उस पे ईमान लाता है। ठीक है? तो प्यार यार से। सही। यार वो सीना जिसको लगो तो गम भूल जाए,
और जिसके कंधे पे आंसू बहें तो आना को ठेस ना हो जाए। यार वो इंसान, तो एक इंसान को एक यार चाहिए अपनी जिंदगी में। प्यार यार से, इश्क खुद से, सही। और खुद खुदा से। प्यार यार से, इश्क खुद से और खुद खुदा। खुदा से। मुझे ये रिलेशनशिप समझ आती है। मेरे ख्याल से हम भी अगर यही रिलेशनशिप समझना शुरू करते तो हम सबकी जिंदगियां बहुत इत्मीनान से अच्छी हो जाएंगी। जिंदगी आपकी सिर्फ उस वक्त इत्मीनान में आएगी जब आप अपने आप को बादशाह समझने लगेंगे। खुदा ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया, हम एक बादशाह हैं। बादशाह का वो होता है जब आप शुक्र में होते हैं तो आप बादशाह होते हैं, और शुक्र में ना हो तो आप फिक्र में होते हैं, और फिक्र में तो गुलाम रहता है। तो आपके ऊपर है अपनी बादशाह लेना चाहें तो ये आपकी है। प्यार यार से, इश्क खुद से और और खुद खुदा से। से। इसी नोट पे हमसे इजाजत चाहेंगे। खुशबू के साथ खुशबू के साथ आप लोग आए, आपको खुशबू लगाएं। YBQ ने मुझे ये खुशबू लगाई और यकीन जाने बहुत जबरदस्त खुशबू है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो लगाई है। मैं तो ये चाहूंगा कि ये मेरे खराब होती तो क्यों लगाता। मैं तो ये चाहूंगा कि किसी तरीके से मुझे भी मिल जाए। बट इस नोट पे कि प्यार यार से, इश्क खुद से और खुद खुदा से, हम चाहेंगे आपसे इजाजत। व्हाट्सएप वेरी फिल्मी को देखते रहिए। आपको एपिसोड पसंद आए, कोई चीज आपको मजीद अच्छी लगी, आप शेयर करना चाहें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।